वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स नोटिस के बारे में। टैक्स नोटिस किसी भी टैक्स पेयर को जो आता है, किसी भी सेक्शन का आता है, उसको आप किस तरह ख़त्म करवा सकते हैं, उसके अपने रिप्लाई कैसे बनाने हैं, उसके साथ एविडेंस कैसे अटैच करने हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंटिन्यू था। इसमें हम एक टैक्स नोटिस जो है डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 नोटिस टू अमेंड असेसमेंट। ये वाला टैक्स नोटिस है, हम डिस्कस कर रहे थे। इस टैक्स के बारे में हम काफ़ी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसकी हम रीड कर चुके हैं। इसका शोकस नोटिस जो फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर को आता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसका फर्स्ट रिमाइंडर आता है, वो चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका फिर हम रिप्लाई बनाना सीख चुके हैं। इस टैक्स नोटिस में और उसके रिमाइंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्नैरी होता है, कौन से पॉइंट्स रेज आउट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस की हैं। एक एक लाइन को रीड करके हमने समझा है पहले, फिर हमने उस चीज़ का रिप्लाई बनाना सीखा है। तो ये वाला जो टैक्स नोटिस था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मैं सबमिट कर चुका हूँ, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। 5 पार्ट्स जो हैं अब तक इस टैक्स नोटिस के ऊपर जो है वो बन चुके हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने इस टैक्स नोटिस को, इसके रिप्लाई को, इसके साथ जो एविडेंसेस वगैरह हैं उनको डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है। किसी पॉइंट को हमने मिस नहीं किया, हर चीज़ को डिस्कस किया। और डिफरेंट सिनेरियोज क्या बन सकते हैं वो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने ये शो का नोटिस जो फर्स्ट टाइम आया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फर्स्ट रिमाइंडर जो आता है वो हमने डिस्कस किया है। फिर इसका हमने रिप्लाई बनाना सीखा था। रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एविडेंस क्या अटैच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें हम सबमिट कर देते हैं, फर्स्ट रिमाइंडर के बाद हमें एक और सेकंड रिमाइंडर आ जाता है, ये वाला। इसके बाद हम इस सेकंड रिमाइंडर को हमने रीड किया था, इसमें क्या सिनेरियो है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इस सेकंड रिमाइंडर का हम रिप्लाई रेडी करना सीखते हैं। उस रिप्लाई में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस होनी होती हैं वो सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ एविडेंस जो अटैच हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर कमिश्नर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनके क्या रिस्पॉन्स आता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सेकंड रिप्लाई का भी हम सारा मटेरियल जो है वो रेडी करते हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एक एक चीज़ को हमने डिस्कस किया है। ये सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ये सेकंड रिमाइंडर के बाद हमें रिप्लाई इसका देने के बाद एक और रिमाइंडर हमें आ जाता है टैक्स पेयर को टैक्स कमिश्नर की तरफ से। थर्ड रिमाइंडर आ जाता है, वो ये वाला रिमाइंडर होता है। इस रिमाइंडर को भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो रेज आउट होते हैं। हमारे जो प्रीवियस रिप्लाईज थे उनमें जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं, उसके ऊपर कमिश्नर की तरफ से, टैक्स कमिश्नर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा फर्दर वो कौन से पॉइंट्स मजीद इस थर्ड रिमाइंडर में इशू करता है, लिखता है, उनको डिस्कस करता है। वो भी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, जो पार्ट 5 था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम ये वाला जो रिमाइंडर था, हमारा थर्ड रिमाइंडर था, इसका हम रिप्लाई बनाना सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हमने ये चीज़ें देखी थी। तो इसमें हम वीडियो में इसका रिमाइंडर का रिप्लाई बनाना सीखेंगे, इसके साथ जो है चीज़ें अटैच करेंगे। मजीद जो नए पॉइंट्स जो हैं इन्होंने रेज किए हुए हैं वो भी हम देखेंगे, उनकी भी एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके साथ फर्दर क्या एविडेंस हम दे सकते हैं वो भी हम सारी चीज़ें अटैच करना सीखेंगे। रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो के बाद जो होगा फिर हम फर्दर देखेंगे कि ये टैक्स नोटिस जो है टैक्स पेयर का ख़त्म होता है या इस रिमाइंडर के बाद टैक्स पेयर को ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर की बेस पे हमें फिर अपील में जाना पड़ता है। और फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं अपील की, वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 161 का एक ऑर्डर हमने डिस्कस किया था, उसमें हम अपील में भी गए थे। अपील के डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करते हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अपील्स के ऊपर भी डिटेल वीडियोज़ जो हैं वो मैंने अपलोड किए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस रिमाइंडर का रिप्लाई बनाना सीखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि ये रिमाइंडर हमारे जो रिप्लाईज के हमने दिए हैं इसकी बेस पे हमारा टैक्स नोटिस ख़त्म होता है या हमें ऑर्डर आ जाता है, फिर हमें अपील में जाना पड़ता है या नहीं, या हमारा टैक्स नोटिस ख़त्म हो जाता है। टैक्स नोटिस ख़त्म होता है तो फिर टैक्स नोटिस ख़त्म होने का जो ऑर्डर होता है वो अगर हमें रिसीव होता है तो फिर हम उसको भी रीड करेंगे कि टैक्स पेयर को जब टैक्स नोटिस उसका ख़त्म होता है तो उसका जो ऑर्डर उसे मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसका रिप्लाई जो है वो देख लेते हैं। ये इसका रिप्लाई जो है
वो टैक्स पेयर का जो सबमिट किया था वो मैंने आपके साथ ओपन किया हुआ है। अभी इसको हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। तो जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है बारहा कि जब भी आपने कोई भी रिप्लाई बनाना होता है तो सबसे पहला जो काम ये होता है कि आपने कमिश्नर का जो है नेम लिखना होता है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखनी होती है। उसके बाद जो है आपने राइट साइड पे डेट लिखनी होती है। ये जो कमिश्नर का नेम और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं ऑलरेडी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी आपको टैक्स नोटिस आया होता है उस टैक्स नोटिस का जो लास्ट पेज होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो हम देख लेते हैं अपने टैक्स नोटिस में ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ये देख लें कि तैयबा असरार है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है, यूनिट 7 है, जोन लिखा हुआ है, इसका आरटीओ लिखा हुआ है, लाहौर लिखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने सेम एज इट इधर लिखी हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने टैक्स नोटिस से मिल जाएगी, वहाँ से चीज़ें ये देख के आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब आपको टैक्स नोटिस आता है तो टैक्स नोटिस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सेम वहाँ पे इस तरह के सब्जेक्ट लिखा होता है। आप वहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन टू नोटिस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 रीड विद सेक्शन 122(5) ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2016। ये सारा सब्जेक्ट जो है आपको अपने टैक्स नोटिस में मिल जाएगा जहां से टैक्स नोटिस स्टार्ट हो रहा होगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाली जितनी भी चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, हमने अपने जो प्रीवियस रिप्लाई रेडी किए थे रिमाइंडर्स के शोकास नोटिस के, उसमें ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से डिस्कस की हुई हैं और बताई भी हुई हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्टेड मैडम लिखा हुआ है, उसके बाद रेफरेंस, जो फर्स्ट पॉइंट हम रेफरेंस लिख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं दिस रेफर्स टू योर अबाउ सेड नोटिस डेटेड March 18, 2022 regarding non-declaration of a motor vehicle Honda Civic in the wealth statement of the taxpayer for tax year 2016 costing उसकी 21,53,000 है। ये वाला जो पैरा है और इस केस का क्या सिनेरियो था, क्या क्या चीज़ें थी, ये गाड़ी का क्या इशू है, कौन सा पॉइंट था इसकी, ये वैल्यू का क्या इशू था, ये सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन बनती थी वो भी हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 5 पार्ट्स जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं इस नोटिस के ऊपर, उनमें हमने ये स्टेप वाइज चीज़ें जैसे जैसे हमारे टैक्स नोटिस में रेज होती गई, पॉइंट्स रेज होते गए, उनकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर की गई है टैक्स पेयर से, वो वैसे वैसे हमने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किए हैं। इसके क्या क्या सिनेरियो बन सकते थे, क्या क्या एविडेंस अटैच हो सकते थे, इसके ऊपर क्या क्या एक्सप्लेनेशन जो है पॉसिबल हो सकती थी, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके ऊपर जो डिटेल वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 5 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, ये 6 पार्ट है। तो उसके बाद जो है ये वाला जो पैरे की एक्सप्लेनेशन है, आपको प्रीवियस जब वीडियोज़ देखेंगे तो फिर समझ आ जाएगी, क्योंकि ये सारा सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फर्दर हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सबमिशन एंड एक्सप्लेनेशन में हमने लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड इट इज टाइम एंड अगेन सबमिटेड दैट दिस व्हीकल वाज डिक्लेयर बाय द टैक्स पेयर। अच्छा, ये वाले जो पैरे होंगे जिनको अभी मैं डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि ये वाले जो पैरे हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन पैरों के ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी वो हर चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो प्रीवियस वीडियोस होंगी। अगर आप इस केस को प्रॉपर समझना चाहते हैं, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो 122 सब सेक्शन 9 वाला जो नोटिस आया था हमें, इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस बनी है आप स्टार्ट से देखें। 5 वीडियोस जो है वो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये 6 वीडियो है, तो ये भी अपलोड हो जाएगी बहुत जल्द। तो आपने फर्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक के ऊपर 122 सब सेक्शन 9 वाला जो सेक्शन है, इसकी मैंने अलग सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, तो इसके अंदर जो भी फर्स्ट वीडियो आई है वहां से आप स्टार्ट करें। सारी चीजें आप जब वहां से देखेंगे तो फिर आपको स्टेप वाइज सारी चीजें समझ आती जाएंगी और इस रिप्लाई की भी आपको 100% जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड इट इज टाइम एंड अगेन सबमिटेड। हम कह रहे हैं कि हम दोबारा सबमिट करें, इतनी बार पहले भी हम सबमिट कर चुके हैं लेकिन अभी हम दोबारा सबमिट कर रहे हैं दैट दिस व्हीकल वाज डिक्लेयर्ड बाय द टैक्स पेयर इन हिज वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द रेलेवेंट टैक्स here with the correct amount of 23 lakh cost 21 lakh 53,000 and taxes and registration charges rupees 1 lakh 47,000 although it was declared with a different description and in a code other head जो था इसका उसमें लिखी हुई हैं चीज़ें that was declaration of vehicle। ये पैरा जो है ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस रिप्लाईज में काफ़ी दफ़ा जो है वो इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके ये जो ब्रेकअप्स, इसकी अमाउंट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन जो है बार बार हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो ये सेम पैरा जो है वो हम रेफरेंस के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये चीजें हम ऑलरेडी जो है आपको बता चुके हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अमाउंट का ब्रेकअप है, और जो व्हीकल हमने जो किसी और हेड में अदर हेड्स में लिख दी थी उसके ऊपर जो भी रीजन थी वो हम सारी चीजें जो है ऑलरेडी आपको बता रहे हैं। वो हम चीजें पहले भी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, अभी हम दोबारा उसको एज ए रेफरेंस के तौर पर दोबारा उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो वहां पे हमने मेंशन किया हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग ऑफ नील इम्पैक्ट एरर। ये जो लाइन है इसका लिखने का मतलब ये है कि जो लॉजिकल रीजन है हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी जो व्हीकल थी जो हमने नॉन बिजनेस व्हीकल वाले हेड में लिखनी थी, लेकिन हमने जो है वो टैक्स पेयर ने खुद या उसका जो प्रीवियस कंसल्टेंट था जिसने ये रिटर्न फाइल की है उसने गलती से अदर हेड में लिख दिया है। उसका जो इम्पैक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कुछ बनता है या नहीं बनता, टैक्स पेयर की जो है इनकम उसके ऊपर कुछ बनता है या नहीं बनता, और गवर्नमेंट की तरफ कुछ बनता है या नहीं बनता। क्योंकि हमारा जो पॉइंट रेज हुआ था उसमें वो यही कह रहे थे कि हम आपकी ये जो अमाउंट है 21,53,000 इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिक्लेयर करके इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि ये आप इसको ऐसा ना करें, क्योंकि ये व्हीकल है और इसको हम अपनी टैक्स रिटर्न में मेंशन कर चुके हैं, और जो है वो जस्ट अदर हेड में मेंशन की गई है, लेकिन मेंशन जो असल में होनी थी वो बिजनेस नॉन व्हीकल बिजनेस जो होता है नॉन बिजनेस व्हीकल उसमें उस हेड में जानी थी। तो हमने अदर हेड में मेंशन कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो हमसे मिस हुई है, लेकिन जो इसकी अमाउंट है वो हमने बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। टोटल अमाउंट जो हमने रिटर्न में मेंशन की है वो 53 लाख है, जिसमें से 21,53,000 जो है जो ये वाली अमाउंट जो है ये पॉइंट जो है उन्होंने अपने टैक्स नोटिस में और रिमाइंडर्स में भी बार बार रेज किया था कि 21,53,000 ये पॉइंट जो है बार बार उन्होंने रेज किया था, लेकिन हमारी रिटर्न में ये वाली 23 लाख की अमाउंट जो है वो मेंशन हुई है। तो इसमें हम इसका ब्रेकअप करके बता रहे हैं कि ये 23 लाख वाली जो अमाउंट है इसमें 21,53,000 जो है ये व्हीकल की कॉस्ट है, बाकी जो 1,47,000 है ये इसके टैक्सेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह हैं। एक्सप्लेनेशन में ये चीजें बता रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हम बता रहे हैं एनी एसेट विच is declared with correct amount cannot be treated as to give rise to addition in income of taxpayer। ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था ऑलरेडी थर्ड जो हमारा रिमाइंडर था उसमें भी उन्होंने यही चीज मेंशन की थी कि हम आपकी ये जो अमाउंट है इसको हम इनकम में एडिशन के तौर पर ट्रीट करके इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई भी एसेट है जिसकी करेक्ट अमाउंट हमने डिक्लेयर की हो, या तो ये है कि हमने उसकी अमाउंट डिक्लेयर प्रॉपर ना की हो, लेकिन हमने अमाउंट प्रॉपर डिक्लेयर की है 23 लाख, जिसमें से 21 लाख जो है वो उसकी कॉस्ट है, बाकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। बस हमने जो इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस और उसकी कॉस्ट है उसको मिला के इकट्ठा करके हमने 23 लाख लिख दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एसेट जिसकी अमाउंट डिक्लेयर प्रॉपर की गई हो किसी भी टैक्स पेयर की रिटर्न में, तो उस अमाउंट को आप उस टैक्स पेयर की इनकम के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ इस बेस पे कि उस टैक्स पेयर ने अपनी जो एसेट की अमाउंट डिक्लेयर की है वो उसने उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर जो है वो मेंशन ना की हो। मतलब कि टैक्स पेयर जो है उसने नॉन बिजनेस व्हीकल वाला जो हेड होता है वहां पे उसने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर और अमाउंट लिखनी थी 23 लाख, लेकिन उसने क्या किया कि उसने अदर एसेट्स वाला जो हेड था उसमें जाके उसने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, लेकिन अमाउंट सेम 23 लाख लिख दी। तो ये पॉइंट हम उनको समझा रहे हैं कि एसेट जो है जो टैक्स पेयर ने अपना डिक्लेयर किया है वो जस्ट उसकी नरेशन जो है या उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज हुई है, लेकिन अमाउंट सेम हमने लिखी हुई है। आप जो है इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज होने की बेस पे आप उस अमाउंट को उस टैक्स पेयर की इनकम फ्रॉम अदर या अनडिक्लेयर्ड इनकम ट्रीट करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिक्लेयर करके उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं है ऐसा करने की। फिर हम उसको ये भी बता रहे हैं फर्दर मोर इम्पोर्टेंट दिस नील इम्पैक्ट एरर could have been easily find out by your staff if they bother to analyze the subsequent wealth statement of the taxpayer before submitting the alleged tax notices
टू द टैक्स पेयर टाइम एंड अगेन। यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि अगर आपका जो स्टाफ है, देखें कि हमें सबसे पहले शो कास्ट नोटिस आता है, फर्स्ट रिमाइंडर आता है, हम उसका रिप्लाई देते हैं, उसमें एक्सप्लेन करते हैं हर चीज को, उसके साथ एविडेंस देते हैं, फिर हमें सेकंड रिमाइंडर आ जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, उसके साथ एविडेंस अटैच करते हैं, उसके बावजूद हमें थर्ड रिमाइंडर आ जाता है। तो यही चीजें हम उनको बता रहे हैं कि अगर आपका जो स्टाफ है वो इस चीज को चेक कर लेता, इस टैक्स पेयर की वेल्थ स्टेटमेंट्स को, प्रीवियस ईयर की वेल्थ स्टेटमेंट्स को, तो उसको पता चल जाता, या आने वाली जितनी भी उसकी वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं, फर्ज कर लेंगे टैक्स ईयर जो है 2016 का नोटिस आया, तो वो 17, 18, 19 या 2020 की ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसकी आने वाले सालों की जो है, इनको चेक कर लेता कि इसमें भी सेम जो चीजें चल रही हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर ये होता कि हमने 2016 में हमने 23 लाख लिखी है और 17 में हम ये अमाउंट ही चेंज कर रहे हैं, 18 में भी चेंज हो गई है, तो फिर तो उनका पॉइंट जो था वो वैलिड था, टैक्स कमिश्नर का वैलिड था कि हमने ये चीज जो है वो गलत की हुई है, हमने जो अमाउंट है वो गलत डिक्लेयर की है, इनकम हमने कंसील की हुई है, अनडिक्लेयर्ड इनकम है, तो फिर तो आप टैक्स लगा सकते थे। अब जबकि हमारी जो वेल्थ स्टेटमेंट है 2016, 17, 18 और जितनी भी आगे वाली वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं 17 तक या फर्दर जो भी अगर हैं, तो उसमें हमने अमाउंट तो सेम लिखी हुई है, अमाउंट तो हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, नरेशन भी सेम चलती जा रही है, हमने डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है बेशक हमने अदर हेड में लिखी हुई है, लेकिन हमारी अमाउंट तो सेम है। या तो अमाउंट चेंज हो तो फिर तो आप कहें कि हमने जो मिस्टेक की हुई है, हमने अमाउंट्स कम ज्यादा किए हैं, तो फिर तो आप हमारे ऊपर जो है पेनल्टी वगैरह लगा सकते थे, बाकी चीजें जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन जब हमारी अमाउंट सेम है तो इसमें तो फिर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस ये एक चीज है कि हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर नहीं लिखी हुई और इसको नॉन बिजनेस व्हीकल वाले हेड में नहीं लिखा हो, इस बेस पे आप जो है हमें हमारी इस इन्वेस्टमेंट को जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अनडिक्लेयर्ड इनकम ट्रीट कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर आप उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा के हमें नोटिस वगैरह इशू करना चाह रहे हैं, तो ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ये चीज हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लिखे हुए हैं एविडेंस ऑलरेडी सबमिटेड। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट में दोबारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो एविडेंस हम ऑलरेडी सबमिट कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द सेड व्हीकल इन आवर लास्ट रिप्लाई लेटर टू नोटिस ऑन द सेम सब्जेक्ट डेटेड मार्च 9। हमें जो सेकंड रिमाइंडर आया था वो 7 मार्च को आया था, तो उसके बाद हमने 8 मार्च को मीटिंग की है। उसमें जो मीटिंग हुई है हमारी कमिश्नर के साथ, उसमें उसने कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे एविडेंस के तौर पर, हमने वो प्रोवाइड किए हैं। 9 मार्च को हमने वो एविडेंस जो है अपने रिप्लाई के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ उनको सबमिट कर दिया। ये चीज़ हम उसको दोबारा यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर मेंशन करें कि ऑलरेडी हम जो है अपना जो सेकंड रिप्लाई था हमने जो 9 मार्च को आपको दिया हुआ है उसमें हमने एविडेंस के तौर पर इस व्हीकल की ओनरशिप का जो एविडेंस है वो अटैच किया हुआ है। उसके बाद 5 पॉइंट जो है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सिक्वेंट पोजीशन एविडेंस फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल इशू द बिलो मेंशन टेबल इज प्रिपेयर्ड फॉर योर काइंड रिव्यू एंड डिसीजन। अब हम उसको एक और जो है टेबल दे के एक एविडेंस के तौर पर एक टेबल में चीजें प्रोवाइड करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो नोटिस खत्म हो जाए। हमें 2016 का जो है नोटिस आया जिसमें 23 लाख की अमाउंट जो है इसका इशू था व्हीकल वाला, तो हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आपने जो 2016 का नोटिस हमें इशू किया हुआ है इसमें हमारी ये अमाउंट थी 23 लाख वाली, हमने अदर एसेट मोटर व्हीकल ये वाली नरेशन लिख दी अदर एसेट्स में। ये वाला जो हेड है ना, हमने जो टैक्स पेयर है उसने गलती क्या किया कि उसके पास जो गाड़ी थी उसने लिखनी थी टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट वाला जो हेड होता है वहाँ पे नॉन बिजनेस व्हीकल वाला एक हेड होता है। जब आपके पास गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी या मोटर बाइक कोई भी चीज होती है, वो आपने नॉन बिजनेस व्हीकल वाले हेड में जाके लिखनी होती है। वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना होता है और बताना होता है व्हीकल कौन सी है। तो वहाँ पे उसने लिखने की बजाय वो आया थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे एन अदर एसेट वाला हेड था, उसमें उसने जाके मोटर व्हीकल लिखी और उसके आगे उसकी अमाउंट लिख दी। इस वजह से उसको नोटिस आ गया और
और ये जितने ज़्यादा जो है इतने ज़्यादा रिमाइंडर्स आए हैं फिर उनके रिप्लाई देने पड़ गए हैं, तो ये इशू बन गया उसको। अब ये चीज़ हम उनको बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा रिमाइंडर्स जो हैं आप हमें भेज रहे हैं बार बार, ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, एविडेंस दे चुके हैं। अगर आपका जो स्टाफ है उसने थोड़ी सी जो है मेहनत की होती, उसने चीज़ों को चेक किया होता, तो आपको ये बार बार नोटिस इशू करने की ज़रूरत ना पड़ती और आप बार बार टैक्स पेयर को ये चीज़ें जो है टैक्स नोटिस इशू करके उसको परेशान ना करते। अब हम उनको बता रहे हैं कि 2016 जो है उसमें आपने ये नोटिस में इशू किया है। अब वेल्थ स्टेटमेंट चेक करें आप। हम उनको बता रहे हैं कि आप खुद या आपका जो स्टाफ है वो वेल्थ स्टेटमेंट चेक करे, 16 की भी, 17 की भी और 18 की भी, 19 की भी, 2020 की भी, 2021 की भी सेम अमाउंट हर साल में हमने डिक्लेयर की हुई है। इससे पता चलता है कि हमारी जो गाड़ी है उसकी जो कॉस्ट है या उसकी जो वैल्यू हुआ है हमने बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, हमने उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की। अब यहाँ पे ये होता है ना कि हमने 2016 में जो है 23 लाख लिखी हुई है, 17 में हम कुछ और लिख देते, 18 में कुछ और लिखी होती, 19 में कुछ और लिखी होती, फिर तो उनका पॉइंट वैलिड था, फिर वो हमें ये कह सकते थे कि आपकी ये अमाउंट्स चेंज हुई हैं इसलिए हम आपको ये नोटिस वगैरह इशू कर रहे हैं, आपने ये गलती की हुई है, आपने जो आपकी इनकम जो अनडिक्लेयर्ड है, कंसील्ड इनकम है, इसलिए हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। फिर तो वो वैलिड थे, उनका पॉइंट भी वैलिड था। अब जब हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 2021 में सब ईयर्स में हमारी जो अमाउंट है व्हीकल की वो सेम है, बस फर्क क्या है कि हमने ये वाली गलती की हुई है, टैक्स पेयर ने ये वाली गलती की हुई है कि उसने यहाँ पे नॉन बिजनेस व्हीकल वाले हेड में जाके यहाँ पे मोटर व्हीकल की जगह पे गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना था और गाड़ी का बताना था कौन सी गाड़ी है। ये चीज़ उसने गलती की है जिसकी बेस पे ये सारा इशू बना हुआ है। अब हम उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ नरेशन चेंज है, बाकी अमाउंट जो है तमाम ईयर्स में हमारी सेम है। अब नीचे फर्दर हम इसको बता रहे हैं कि अ डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द वेल्थ स्टेटमेंट रिवील दैट टैक्स पेयर हैज करेक्टली डिक्लेयर द कॉस्ट ऑफ व्हीकल इन ऑल टैक्स ईयर्स। ये चीज़ हम उनको बता रहे हैं कि हमने वेल्थ स्टेटमेंट को प्रॉपर चेक किया हुआ है कि टैक्स पेयर ने तमाम ईयर्स में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में तमाम ईयर्स में जो व्हीकल की कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ एंड मोर इम्पोर्टेंटली आल्सो करेक्टेड द description as vehicle and code head from 2018 onwards. All wealth statement for the above said years have been attached with this explanation later. यहाँ पे हम उनको बता भी रहे हैं कि एक चीज़ आप चेक करें कि हमारे तमाम ईयर्स में वेल्थ स्टेटमेंट में अमाउंट सेम है, और दूसरी बात यह है कि अमाउंट तो सेम है लेकिन 2018 से ऑनवर्ड हमने ये वाली जो नरेशन थी ये हमने चेंज कर दिया, करेक्ट हेड में ले गए हैं। तो अगर आपको ये इशू है ना कि हमारी जो नरेशन चेंज है हमने अदर एसेट्स में जाके ये चीज़ें लिखी हैं, तो हमने अमाउंट सेम ही हमारी तमाम ईयर्स में, लेकिन 2018 में हमने जाके ये वाले नरेशन भी ठीक कर दिया और हमारी अमाउंट सेम चलती जा रही है। तो आप के रेफरेंस के लिए हमने तमाम ईयर्स की जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप ये चीज़ें चेक कर लें और वेरीफाई करें। उसके बाद 6 पॉइंट जो है उसमें हमने लिखा हुआ है नील इम्पैक्ट ऑन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गोवेट एसेट्स ऑफ टैक्स पेयर। यहाँ पे हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो इशू आपने रेज आउट किया हुआ है, जो पॉइंट रेज आउट किया हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या बन रहा है गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे और हमारे जो टैक्स पेयर है उसके एसेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट बन रहा है। दिस इज अ सिंपल एंड डिस्क्रिप्टिव मिस्टेक। हम उनको बता रहे हैं कि ये एक सिंपल जो मिस्टेक है जिसमें हमारी डिस्क्रिप्शन चेंज हुई है, इसमें और किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। कॉस्ट हमारी तमाम ईयर्स में सेम है, बस जो है डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एंड कैन नॉट कॉज रेवेन्यू लॉस ऑफ अ सिंगल रुपी ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर, कैन नेवर अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हेंस कैशेबल एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी हमने बता रहे हैं कि हमारी जो अमाउंट है सेम है, तमाम ईयर्स में लिखी हुई सेम अमाउंट है, जस्ट डिस्क्रिप्शन चेंज हुई है, वो भी हमने 2018 से ऑनवर्ड जो है वो करेक्ट हेड में ले गए हैं उसको। अब
ये नहीं है कि हमारी अमाउंट्स जो हैं वो हमने डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट लिखी हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को किसी किस्म का हमने लॉस दिया कि हमने टैक्स पे नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का लॉस हो गया, या टैक्स पेयर जो है उसकी एक ईयर में एसेट्स कम हो गए हैं, दूसरे ईयर्स में ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा भी कोई सीन नहीं है। तमाम ईयर्स में हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो प्रॉपर सेम है, बस जो है उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज थी, वो भी हमने करेक्ट कर ली है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है एरर इन रिमाइंडर इशू डेटेड मार्च 18 2022 122 सबसेक्शन 9 नोटिस टू अमेंड असेसमेंट। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि आपने जो रिमाइंडर इशू किया था 18 मार्च 2022 को, उसमें आपने एक एरर किया था, वो चीज़ हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट जब हमने ये इसका रिमाइंडर इशू हुआ जो था, जो थर्ड रिमाइंडर वो डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ये वाला जो पॉइंट था प्राइस बाउंड वाला, ये पॉइंट हमने लास्ट जब ये रिमाइंडर डिस्कस किया था तब हमने रीड किया था। तो ये पॉइंट मैंने आपको तब भी बताया था कि ये पॉइंट उनसे गलती से हो गया था, और इसके ऊपर जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं आपके, जब भी आपको कोई नोटिस वगैरह आता है, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने इस रिमाइंडर की वीडियो में, तो आप वो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहाँ पे। डियर मैडम, द टैक्सेशन ऑफिसर ऑफ योर ऑफिस हैज हरीड इन इशूइंग रिमाइंडर डेटेड इशू 18 मार्च 2022। ये वाला जो रिमाइंडर था हमें 18 मार्च को इशू हुआ था, ये वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं कि इस जो रिमाइंडर है इसमें एक तो आपका जो स्टाफ है उसने गलती से और बहुत जल्दी थी उसको ये रिमाइंडर इशू करने की, इसलिए उसने जो है इसमें गलतियां की हैं। तो हम ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं which is totally wrong, baseless, bad in law, hasty and without considering the records provided by taxpayer and without properly examining and verifying the well statement of the taxpayer। ये चीज़ हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं। एक तो आपने ये गलती की हुई है, आपको टैक्सेशन जो ऑफिसर था, आपका स्टाफ था, उसने बहुत जल्दी में ये चीज़ें इशू की हैं जो कि बेसलेस हैं, बैड इन लॉ हैं, बहुत जो है इसमें उसने जो हमारे एविडेंस हमने प्रीवियस प्रोवाइड किए थे उनको प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया, चेक नहीं किया, वेल स्टेटमेंट को प्रॉपर चीज़ें चेक नहीं की। ये वाली जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है, ये वाली चीज़ें अगर वो चेक कर लेता तो उसको ज़रूरत पड़ती नहीं थर्ड रिमाइंडर इशू करने की। तो ये चीज़ें अगर उसने चेक नहीं की हैं तो इसलिए उसने ये चीज़ें इशू कर दिए, थर्ड रिमाइंडर भी इशू कर दिया है। तो इसमें हम बता रहे हैं 2 पॉइंट्स रेज्ड इन दिस रिमाइंडर इशू डेटेड मार्च 18। ये जो रिमाइंडर उसने थर्ड इशू किया था इसमें 2 पॉइंट उसने रेज किए हैं और बोथ इनकरेक्ट, जो कि दोनों के दोनों ही गलत हैं। नाउ वी आर इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो 2001 इट इज स्टेटेड दैट द एडवांस टैक्स डिडक्टेड व्हीकल रजिस्ट्रेशन फी मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द टैक्स रिटर्न। हम ये इनको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने जो एडवांस टैक्स जो है आपने जब रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन व्हीकल के ऊपर जो आपने पे किया होगा वो आपने अपनी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना है, या रजिस्ट्रेशन फी जो है वो डिक्लेयर करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे और डिस्कस कर रहे हैं वाइल इन द सेकंड पॉइंट यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग हेड एनी अदर एसेट प्राइस बॉन्ड। ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो हेड है उन्होंने गलती से लिख दिया था, उस रिमाइंडर में एरर था। तो ये हम यहीं पे मेंशन कर दिए हैं कि ये उसने रॉन्ग हेड जो है सिलेक्ट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट आपने रिमाइंडर के साथ अटैच करके हमें इशू किया हुआ है। एन एक्यूरेट स्क्रीनशॉट शोइंग द व्हीकल क्लियर डिस्क्रिप्शन इज अटैच टू दिस रिप्लाई फॉर योर रेफरेंस। ये चीजें हम उनको बता रहे हैं कि आपने ये गलती की थी, लेकिन जो इसकी करेक्ट चीजें जो हैं उसकी करेक्ट नरेशन वगैरह जो हमने 2018 में करेक्ट किया वो चीजें हम आपको एविडेंस के तौर पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद प्रे हमने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8, इसमें हमने लिखा हुआ है वी रिक्वेस्ट योर ऑनर टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द टैक्स पेयर हु हैज डन नो मिस्टेक बाय डिक्लेयरिंग हिज व्हीकल इन वेल स्टेटमेंट विद द करेक्ट अमाउंट एंड काइंडली विथड्रॉ द नोटिस और क्लोज इट ऑन द मेरिट ऑफ द केस एज क्लियरली सबमिटेड एज अबव। उसके बाद जो है यहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी इतनी दफ़ा सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हैं, बार बार हम एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो इन चीज़ों को प्रॉपरली जो है रीड नहीं कर रहा, इनको एग्जामिन नहीं कर रहा, उसने हमारी वेल स्टेटमेंट को प्रॉपर चीज़ें चेक नहीं की, हमारे एविडेंस को कंसीडर नहीं किया, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है उनको प्रॉपर रीड करके वो समझ नहीं रहे। तो इसलिए आप इस केस के जो भी पॉइंट हैं उनको कंसीडर करें, मेरिट
की बेस पे और इस टैक्स पेयर का जो नोटिस है इसको खत्म किया जाए। तो उसके बाद हमने रिगार्ड्स लिखा हुआ टैक्स पेयर का नाम और उसका CNSC नंबर। ये चीजें जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी अपने प्रीवियस रिप्लाईज में भी। अभी हम दोबारा उनको एक डिटेल रिप्लाई जो है थर्ड रिमाइंडर का वो हम उनको दे रहे हैं। इसमें मजीद हमने फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन दिया, हर चीज जो है एक्सप्लेन कर दी है। अभी कोई भी ऐसा पॉइंट जो है हमारा जो शो का नोटिस आया, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर, थर्ड रिमाइंडर, जो जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए थे, कोई भी ऐसा पॉइंट हमने नहीं मिस किया जो हमने डिस्कस ना किया हो, जिसकी एक्सप्लेनेशन ना हमने दी हो, जिसकी हमने एविडेंस ना दिए हो। ईच एंड एवरीथिंग जो है हमने एक्सप्लेन करके उसके एविडेंस उनको प्रोवाइड कर दिए हैं थर्ड रिमाइंडर में भी। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद ये थर्ड रिमाइंडर सबमिट करने के बाद जो है टैक्स पेयर को क्या रिस्पॉन्स मिलता है कमिश्नर की तरफ से। हमारा जो ये रिप्लाई रीड करने के बाद, हमारे एविडेंस चेक करने के बाद उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये टैक्स पेयर का ये नोटिस खत्म होता है या इसके बाद टैक्स पेयर को कोई ऑर्डर आ जाता है जिसकी बेस पे टैक्स पेयर को अपील में जाना पड़ जाता है। तो ये चीजें हम देखेंगे कि ये चीजें खत्म होती हैं उसकी, ये चीजें मजीद जो है कम्प्लेक्स हो जाती हैं। ये जो फर्दर आगे वीडियोस आएंगी उसमें हम चीजें इंशाल्लाह ये चीजें डिस्कस करेंगे। और अगर ये टैक्स नोटिस जो है इसका खत्म हो जाता है तो फिर हम देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो आता जो है उसके अंदर अगर हमें अपील में जाना पड़ता है तो फिर उस चीज़ों को हम किस तरह हैंडल करेंगे। और अगर ये ऑर्डर ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो हम रीड करेंगे, ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं कि टैक्स नोटिस आपका ख़त्म हो गया। अगर ऑर्डर हमें दूसरा आ जाता है, ये टैक्स पेयर का ये नोटिस ख़त्म नहीं होता, तो फिर हमें अगर अपील में जाना पड़ता है तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।